नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के जो इतिहास तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, इससे पहले जो है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस को आपको बता दिया गया था। उसके बाद जो हम लोग जो है दूसरा वीडियो में देखे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, यानी पहला, यानी जो प्राचीन भारत के जो है सिलेबस में जो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद आपको उसमें जो है वेद आपको हो गया था, जानने के स्रोत में वेद थे, वेद। अब आइए आज हम लोग तीसरा वीडियो बना रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में जो हमने आपको बताया, थोड़ा आइए हम लोग पूछते हैं आपसे, यानी कितना आप लोग को याद है, इससे भी पता लगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं एक 3-4 क्वेश्चन। आप पढ़े होंगे तो अवश्य जवाब दे दीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। तो आइए, तो आप लोग को बताना है। तो आइए हम लोग पूछते हैं, आप जो है आपसे पूछते हैं जो है आपको अर्थवेद, यानी अर्थवेद जो है, अर्थवेद पर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है? अर्थवेद पर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है? अगर आप पढ़े होंगे तो अवश्य इसका आंसर आप दे सकते हैं। बताइए इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो हमारे साथी यानी अर्थवेद पर जो है आपको मतलब गोपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। आइए एक और को आपसे हम पूछते हैं जो है आपको यजुर्वेद पर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है? ये क्वेश्चन आप हम लोग को बताइए क्या हो जाएंगे। देखिए, इसका आंसर जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इस यानी कहने का मतलब यानी यजुर्वेद पर जो है ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो उसमें शतपथ ब्राह्मण और आपको तैत्तिरीय लिखे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसी में जो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत थे, उसी में हम लोगों को जो है पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे वेद के बारे में हम लोगों ने देखा, आज हम लोग को देखना है पुराण, यानी पुराण भी हमें, यानी जो पुराण भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है जानने के स्रोत में, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें पुराण भी देता है। और पुराण जो है हमको जो है पुराण हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, यानी भारतीय इतिहास को जो है क्रमबद्ध विवरण जो है आपको पुराणों में देखने को मिलता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भारतीय इतिहास के जो है क्रमबद्ध विवरण कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर पुराण हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो पुराणों की संख्या, अगर पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराण 18 है। और इसकी रचना, पुराण की अगर रचना की बात करें, इसकी रचना गुप्त काल में हुई है। गुप्त काल में हुई है। और उसके बाद गुप्त काल में हुई है। और जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण की बात करें, प्रमाणिक पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। यह हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। सातवाहन वंश के बारे में विषय में जानकारी देता है। वहीं अगर हम लोग बात करें पुराण के रचयिता की बात करें तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। उग्रसर्वा के द्वारा जो आपको पुराण की रचना हुई है। और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये गुप्त काल में लिखी गई थी।
और उसके बाद जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। और यह जो मत्स्य पुराण हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वहीं अगर हम लोग विष्णु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण यह हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता है। मौर्य वंश। फिर वो है उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें वायु पुराण की बात करें तो यह हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी एक बात हम लोग कहें जैसे जानने के स्रोत, यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत है, और जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो साहित्यिक स्रोत है उसमें जो आपको वेद हो गए, उसके बाद पुराण हो गए, पुराण हो गए, उसके बाद इसके अलावे बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, और जो मौर्य वंश के समय जो है आपको साहित्य की रचना हुई, यानी सारे वंश के, यानी कुषाण वंश हो गए, गुप्त वंश हो गए, यानी इस समय जो साहित्य की रचना हुई यह भी हमें जो है भारत के इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत है। तो आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें पुराणों की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें पुराण हमें जो है आपको भारतीय इतिहास का जो है विवरण, यानी क्रमबद्ध विवरण आपको पुराणों में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें पुराण के रचयिता की बात करें तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। और यह जो सबसे आपको प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है यह मत्स्य पुराण है। और ये जो मत्स्य पुराण है यह हमें जो है सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। उसके बाद आपको विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता है। और उसके बाद आपको वायु पुराण है, यह हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इसके अलावे आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ साहित्य है त्रिपिटक है। और उसकी रचना बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना आपको पाली भाषा में हुई है। इसकी रचना आपको पाली भाषा में हुई है। और इसके अंतर्गत जो है सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। तो आइए देखते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, और आपको अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें सूत पिटक, यानी सूत पिटक की रचना किसमें हुई है? पाली भाषा में, ये ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम लोग बात करें सूत पिटक की बात करें, इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी, उसके बाद इसके विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई थी, और उसके बाद है आपको अभिधम पिटक की रचना आपको मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। और इसके अंतर्गत यानी अगर हम लोग बात करें, ये जो सूत पिटक है ये इसकी रचना आपको प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, यह भी आपको प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, और इसकी रचना की बात करें तो इसको जो है इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था,
बौद्ध सम्मेलन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सूत पिटक, सूत पिटक के अंतर्गत यानी जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसके अंतर्गत उपदेशों का संकलन, इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के नियम कानून का संग्रह है। कानून का संग्रह यानी बौद्ध धर्म में कैसे हम लोग शामिल हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा है ये जो है इसके तुरंत दार्शनिक उपदेशों की व्याख्या की गई है। तो आइए हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे बौद्ध साहित्य में जो आपको जो है त्रिपिटक है, इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। जो उसके बाद आपको यह जो है त्रिपिटक है आपको यानी बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक ही है और इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। उसके अंतर जो है आपको सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। ये आप लोग को ध्यान रखनी है। सूत पिटक की रचना आपको आनंद के द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात करें विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई थी और अभिधम पिटक की रचना की अगर बात करें तो आपको मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। उसके बाद प्रथम यह जो है आपको प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान इसकी रचना की गई थी और इसमें आपको जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसकी भी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान की गई थी विनय पिटक की और इसमें आपको बौद्ध धर्म के नियम कानून का संग्रह है। उसके बाद तीसरी की बात करें तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन, इसकी रचना आपको तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान यानी अभिधम पिटक की रचना आपको तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान और इसमें आपको जो है महात्मा बुद्ध के दार्शनिक यानी उपदेशों की व्याख्या की गई है। इसमें व्याख्या की गई है। उसके बाद इसके अलावे यानी बौद्ध साहित्य के अलावे जैन साहित्य भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जैन साहित्य को आगम का, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और इसका जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास की अगर जानकारी की बात करें, यह जो इसकी प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें जो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र देता है। भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र से हमें जो है आपको जैन धर्म के इतिहास के बारे में पता लगता है। कल्पसूत्र से ये हो गए। उसके बाद जो है बहुत से ऐसे जो साहित्य हैं जिसकी रचना आपको बहुत से वंशों के द्वारा वंश के शासनकाल में हुआ था, जैसे मौर्य वंश हो गए। तो उसके बाद आगे वंशों के बारे में देखते हैं यानी किस वंश के समय कौन सा जो आपको साहित्य की रचना हुई है। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मौर्य वंश जो है मौर्य वंश के समय भी बहुत से साहित्यों की रचना हुई, जैसे अर्थशास्त्र हो गए। उसके बाद आपको अर्थशास्त्र के बाद आपको विशाख दत्त का जो है आपको जो मुद्रा राक्षस हो गए। उसके बाद कथा सरित सागर हो गए। उसके बाद आपको बृहत कथा मंजरी हो गए। यानी आइए यानी मौर्य वंश की जानकारी हमें निम्न साहित्यों से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी निम्न स्रोत से मिलती है। और वहीं एक नंबर की बात करें तो अर्थशास्त्र हो गए। उसके बाद मुद्रा राक्षस हो गए।
राक्षस हो गए, कथा सरित सागर हो गए, सरित सागर हो गए, कथा सरित सागर हो गए। उसके बाद आपको विरहत कथा मंजरी, कथा मंजरी हो गए। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र की रचना आपको जो है चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य के द्वारा ये अर्थशास्त्र भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें अर्थशास्त्र ही जो है मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता है। और सबसे अधिक यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त हो गए। उसके बाद आपको कथा, कथा सरित सागर की बात करें तो सोमदेव के द्वारा इसकी रचना हुई है। सोमदेव। विरहत कथा मंजरी की बात करें तो आपको क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र हो गए। उसके बाद मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करें तो यानी ये निम्न साहित्य है, इससे भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद आगे आते हैं कुषाण वंश, शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के वंश के बारे में जानकारी हमें महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया है उससे भी हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और आपको ध्यान होगा जो आपको मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो इससे भी हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मालविका अग्निमित्रम की बात करें, इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। ये हो गए। उसके बाद आपको कुषाण वंश होंगे। कुषाण वंश की बात करें तो इनके विषय में जानकारी हमें बुद्ध चरितम से मिलती है। बुद्ध चरितम का जो है रचनाकार की बात करें तो अश्वघोष है। उसके महाविवाह सूत्र से हमें कुषाण वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं। जैसे मौर्य हो गए, उसके बाद शुंग हो गए। शुंग की अगर बात करें, शुंग वंश की अगर बात करें, जैसे शुंग वंश की बात करें तो महाभाष्य हो गए। उसके बाद आपको महाभाष्य की बात करें, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, महाभाष्य के पतंजलि। उसके बाद मालविका अग्निमित्रम की अगर बात करें तो कालिदास हो गए। देखिए इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो ज़्यादातर आपको वैसे याद नहीं रखनी। अगर याद रखनी है तो सबसे पहले साहित्य को याद रखना होगा और उसके बाद रचनाकार, यानी इसके रचनाकार कौन है, ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी है। क्योंकि जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये कथा सरित सागर क्वेश्चन देखिए आपसे कैसा पूछा जाएगा। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, सोमदेव हो गए। उसके बाद अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। यानी जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो है साहित्य, यानी इसके साहित्य और उसके रचनाकार जो है खासकर आप लोग को ध्यान रखनी है। उसके बाद शुंग वंश के बाद आपको कुषाण वंश हो गए। कुषाण वंश की अगर बात करें तो बुद्ध चरितम से यानी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। अश्वघोष जो है पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, अश्वघोष के द्वारा। उसके बाद आपको महाविवाह सूत्र, वसुमित्र के द्वारा लिखी गई थी। और देखिए इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट ये बात है, इसकी रचना जो आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान लिखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, हमारा पूछ सकता है। जो आपको
महाविभाज सूत्र की रचना की अगर बात करें तो यह चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। नोट करके आप इसको लिख लेना है इसको। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। और उसके बाद आगे आइए देखते हैं। जैसे बात करें उसके बाद कुषाण के बाद हो गए गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करें तो कालिदास की जैसे रचना की बात करें तो कुमार संभवम, उसके बाद आपको मेघदूतम हो गया, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम हो गए, मेघदूतम हो गए, रघुवंशम हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार हो गए। उसके बाद इसके अलावे जो है आपको ये कालिदास की ये सारी रचना की अगर बात करें तो इन सारी रचना आपको ये कालिदास की रचना है। ये जो है ये सारी जो है आपको कालिदास की रचना है। यानी इनसे हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावे जो आपको एक मृच्छ कटिकम है, मृच्छ कटिकम है जो आपको शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। इससे भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद नीतिसार हो गए, इससे नीतिसार के कामंदक के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपको अमरकोश से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यह आपको अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपको हर्षवर्धन की बात करें तो ये वर्धन वंश, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन वंश ये वर्धन वंश के थे, वर्धन वंश। वही अगर बात करें तो हर्ष चरित्र से हमें जो कि आपको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, इससे हमें हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको राजतरंगिनी से हमें कल्हन के द्वारा लिखा गया है, कल्हन। इससे हमें कश्मीर का इतिहास जो कश्मीर का इतिहास की जानकारी हमें राजतरंगिनी देता है। उसके बाद आपको गोडवाहो एक है, गोडवाहो यह वाकपति के द्वारा लिखा गया है। यह हमें जो है यशोवर्मन यानी कन्नौज के शासक यशोवर्मन के विषय में जानकारी है। जो गोडवाहो जो है साहित्य वाकपति के द्वारा लिखा गया है, यह हमें जो यशोवर्मन शासक के बारे में जानकारी देता है। तो ये सब आपको साहित्यिक यानी ये सब साहित्य हो गए। ये सारे साहित्य आप लोग को ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है मतलब साहित्य और उनके रचनाकार, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। तो आइए हमारे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए होता क्या है, कोई भी चीज़ आप बोल कर अगर आप याद करते हैं तो आपको ज़्यादा याद होता है। तो आइए हमारे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए
सबसे पहले अगर बात करें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हो गए? चाणक्य। चाणक्य हो गए अर्थशास्त्र के रचनाकार, हो गए चाणक्य हो गए। ये आपको अगर नहीं याद होता है किस वंश से, मतलब कौन से साहित्य हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको जो है इसमें इसका रचनाकार याद रख लेना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिएगा तो रचनाकार ही पूछे जाते हैं, यानी ये नहीं पूछा जाता है ni किस वंश की जानकारी हमें कौन सा साहित्य देता है। तो इसी तरह आपको सिर्फ रचनाकार याद करना है। उसके बाद देखिए पहला हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मुद्रा राक्षस की अगर हम लोग बात करें तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपको कथा सरित सागर की बात करें तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी की बात करें क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद महाभाष्य की अगर बात करें तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपको मालविका अग्निमित्रम की अगर हम लोग बात करें तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद बुद्ध चरितम की अगर बात करें तो अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद महाविवाह सूत्र की बात करें तो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था। यह आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान इसकी रचना हुई है, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद कालिदास की जो प्रमुख साहित्य रचना है ये ध्यान रखनी, कुमार संभवम हो गए, मेघदूतम हो गए, रघुवंशम हो गए, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम हो गए, ऋतु संहार हो गए, ये सब ध्यान रखनी है। उसके बाद मृछ कटिकम शूद्रक की रचना है, नीतिसार कामंदक की रचना है, अमरकोश अमर सिंह की रचना है, हर्षवर्धन कालीन, ये हर्षचरित जो है मानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। यह हमें हर्षवर्धन के विषय में जानकारी देता है, उसकी जीवनी है। उसके राजतरंगिणी की बात करें तो यह हमें कलहन जो राजतरंगिणी कलहन लिखा है यह हमें कश्मीर के इतिहास को बताता है। उसके बाद गोडवाहो जो है आपको वाकपति के द्वारा लिखी जाती है। यानी ये सारे आपको साहित्यिक रचना हो गए। आज जो है आपको आपका जो है साहित्यिक साक्ष्य यानी साहित्यिक स्रोत खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे। उसके बाद आपको पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। उसके बाद पहला चैप्टर जो है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग पाषाण युग पढ़ेंगे। पाषाण युग पढ़ेंगे। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए, लेक्चर को ध्यान से सुनने से ये होगा आपको, जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जब आप याद करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव बुक लेकर बनाइएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए लेक्चर को ध्यान से सुनिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। इससे होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।